गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। विजिबल है सबको लिखा हुआ? अब देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब सिंपल सा क्या आता है? सिंपल रेशो, है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो एलिमेंट जो कि हमेशा किसके साथ कंबाइन हो रहा है? फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है, वो हमेशा किसमें होगा? सिंपल रेशो में होगा, है ना। लिखते हैं इसको, फिर समझेंगे। when two elements combines to form two or more than two compounds, then the ratio of the masses of elements combines with fixed mass of element, fixed mass of other element is always in a, किसके अंदर होगा? सिंपल रेशियो। डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जांपल देता हूं। लिख लिया? अब देखो, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट मिलते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है। नाइट्रोजन और ऑक्साइड, ऑक्सीजन मिलकर कितने ऑक्साइड्स बनाते हैं? ठीक है, देखो दो एलिमेंट है यहाँ पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। कंबाइन होकर कितने तरह के, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर कितना कंपाउंड बना रहा है? 5 कंपाउंड। एक में फॉर्मूला क्या है? N2O है, एक में NO है, एक में N2O3 है, एक में N2O4 है, एक में N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास के रेशो। अच्छा, सबको ये चीज तो पता है ना कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? मैंने बोला है याद करने के लिए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 60। चलो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। एक नाइट्रोजन का 14, तो दो नाइट्रोजन का कितना? 28। क्लियर है सबको? एक ऑक्सीजन का कितना? 16, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 16। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, ऑक्सीजन का हमने लिखा 16। दो नाइट्रोजन का कितना होगा?
अब देखो हर जगह दो दो नाइट्रोजन आ रहे हैं, तो सब में नाइट्रोजन की जगह पर मैं 28 लिख दूं, और यहाँ पे 6, एक ऑक्सीजन का 16, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? ठीक। सिमिलरली यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 4, तो 16 4 जा, और यहाँ पे 16 5 जा 80। इतना क्लियर है अभी सबको? अब एक चीज बताओ, नाइट्रोजन फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह क्या आ रहा है 28, बस यहाँ पे छोड़ दिए। तो इसको हम 28 बनाने के लिए क्या करें, इस फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 2, और ये भी हो जाएगा 16 इंटू 2। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ 28, और इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ 32। अब देखो मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था, है ना, कॉपी के अंदर स्टेटमेंट देखो सब। व्हेन टू एलिमेंट्स combines to form 2 or more than 2 compounds, जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए, then the mass of element, then the ratio of mass of element, masses of elements which combines with the fixed mass of element। अच्छा, यहाँ पे fixed mass of element कौन सा है? नाइट्रोजन। then the masses of element, then the masses of elements which combine with fixed mass of other element is always in a simple ratio। एक काम करो, इसमें से 16 कॉमन निकाल लो, मेरे को रेशियो बता दो। 1:2:3:4:5 लिख सकता हूं। तो 1:2:3, 1:2:3:4:5। ये सिंपल रेशियो की कॉम्प्लिकेटेड रेशियो है? क्या इसमें कोई सा भी नंबर पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में यूज हो रहा है ना? सिंपल रेशियो। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? भारतीय डाउट दूर हो गया अपना। सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और दो कंपाउंड बनाते हैं। एक आप सबने सुना होगा और देखा भी है काफी, है ना, बिना उसके अपना कुछ नहीं हो सकता, H2O। और दूसरा भी आप जब देखते हो तब आप डॉक्टर के पास जाते हो, H2O। अब एक चीज बताओ, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। दो हाइड्रोजन है मतलब 1:2, तो मैं इसको क्या लिख दूं डायरेक्टली? 2 लिख दूं, और यहां भी क्या लिख दूं मैं इसको? 2। तो बताओ यहाँ पे फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट कौन सा है और सिंपल रेशियो वाला एलिमेंट कौन सा है? और रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो क्या है? रेशियो निकालो, सिंपल रेशियो क्या है? बोर्ड पे देख लो, 1:2। समझ गए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सब? अगला लॉ क्या दे रखा है आपको? अगला लॉ मेरे ख्याल से एवोगैड्रोस लॉ दे रखा है कि गेल-लीसेट्स लॉ? गेल-लीसेट्स लॉ दे रखा है कि एवोगैड्रोस लॉ पहले दे रखा है? ऑर्डर में चलते। मेरे ख्याल से आपको ये लॉ पहले दे रखा है ना, पहले ये पढ़ो। तो गेल-लीसेट लॉ क्या बोलता है कि जब भी गैसेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करती है, तो देखो कोई भी सॉलिड रिएक्ट करता है तो किसके फॉर्म में रिएक्ट करता है? वॉल्यूम के फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है, क्वांटिटी के फॉर्म में रिएक्ट करता है, 1 मोल या 1 kg 2 kg। पर जब भी गैसेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करती है, किसके फॉर्म में रिएक्ट करती है? वॉल्यूम्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में रिएक्ट करती है? वॉल्यूम्स के फॉर्म में। मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ में, या 2 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ में, या 1 लीटर, है ना, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ में, है ना, 1:3। तो जब भी गैसेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करती है कंपाउंड्स बनाने के लिए,
तो वो कैसे रिएक्ट करती है? बाय वॉल्यूम रिएक्ट करती है, मास के थ्रू रिएक्ट नहीं करती। किसके थ्रू रिएक्ट करती है? वॉल्यूम के। ठीक है, बाय मासेस रिएक्शन नहीं होता गैस के केस में। गैस के केस में रिएक्शन कैसा होता है? बाय वॉल्यूम। तो सिंपल सा लॉ था, और क्या था इस लॉ के अंदर? when at constant temperature and pressure। पहली बात तो गैस किसके ऊपर रिएक्ट करेगी? जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस के पार्टिकल को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, दूर दूर भागने लगते हैं। प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस के पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे और गैसियस स्टेट से में भी लिक्विड स्टेट में आ जाए। तो जब भी गैस की कोई रिएक्शन कराते हैं, दो गैसेस की रिएक्शन कराते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट मतलब पूरी रिएक्शन में उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है सबको? जैसा मान लो अगर रिएक्शन को स्टार्ट करते समय मैंने टेम्परेचर रख दिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्शन के खत्म होने तक टेम्परेचर क्या मेंटेन रहेगा? अरे 10 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, है ना? चलो, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन gases reacts with each other, they do so in simple ratio by वॉल्यूम। देखो स्टेटमेंट का मतलब समझो, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा और गैसेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेगी कंपाउंड्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? दे डू सो इन अ सिंपल रेशो। सिंपल रेशो में रिएक्ट करेगी। क्या ये रेशो मास का होगा? नहीं, ये रेशो किस चीज का होगा? किस चीज का रेशो होगा? वॉल्यूम का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात लेते हैं हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर अगर बना रहे हैं H2O, ठीक है, तो यहां पर सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम क्या हो गया? 2:1:2, है ना? वाटर वेपर बन रही है, वाटर वेपर बन रही है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो यहां पे सिंपल रेशो क्या हो गया? 2:1:2। सिमिलरली नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर बना रही है अमोनिया गैस, मान लेते हैं अमोनिया बन रहा है। चलो, तो यहां पे सिंपल रेशो क्या हो गया गैसेस के रिएक्शन का? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, very good, at constant temperature and pressure when gases react with each other they do so in a simple ratio by volume। तो यहाँ पे रेशो सिंपल है, और क्या ये रेशो केजी में बता रहा है कि लीटर में बता रहा है? किसमें बता रहा है? इस रेशो का मतलब क्या? 1:3:2 का। कि अगर आपको अमोनिया बनानी है तो आप क्या करो? 1 लीटर नाइट्रोजन गैस लो, 3 लीटर हाइड्रोजन गैस लो, तब जाके आपको कितने लीटर अमोनिया मिलेगी? 2 लीटर। क्लियर है सबको? रफ कर दे इस लॉ को, लिख लिया सबने? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? लास्ट लॉ लिखते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस जो साइंटिस्ट थे, बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट, उन्होंने जो लॉ दिया
शुरू में उसको उतना रिकॉग्नाइज नहीं करा गया, पर बाद में पता चला कि उन्होंने सही चीज बताई थी, है ना। क्या थी पूरी स्टोरी वो भी अपन जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवोगैड्रोस ने। एवोगैड्रोस ने क्या बोला कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, किस चीज पर, वापस से सुनो, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे इररेस्पेक्टिव डेट कोई सी भी गैस हो, है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कोई भी गैस का इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर कंटेन करके रखेगा, भले से वो गैसेस अलग अलग क्यों हो। तो सिंपल सा इनका स्टेटमेंट क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure equal volume of gases contains equal number of molecules। आप में से कितने लोगों के पास एनसीईआरटी? अच्छा, जिनके पास भी एनसीईआरटी ना, एवोगैड्रोस लॉ के नीचे डायग्राम बना हुआ अच्छा सा बॉक्स वाला, ऐसा पहला बॉक्स है जिसमें उन्होंने लिखा है हाइड्रोजन, फिर दूसरा बॉक्स है जिसमें उन्होंने लिखा है हाइड्रोजन, तीसरा बॉक्स है जिसमें उन्होंने लिखा है ऑक्सीजन, दिखा, और ऐसा एरो लगा के लास्ट बॉक्स है जिसमें उन्होंने लिखा है H2, है ना। अब जब आप हाइड्रोजन वाले बॉक्स में देखोगे तो उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम भी कितना है 1 लीटर, ठीक। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल है, कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस के, गिनो कितने मॉलिक्यूल है। बोर्ड पे भी सही बनाया मैंने, यहाँ से भी गिन सकते हैं, है ना। सेकेंड वाले बॉक्स का भी वॉल्यूम 1 लीटर है, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, लास्ट वाले बॉक्स में ऑक्सीजन गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लीटर है, तो इसके अंदर भी कितने पार्टिकल है। अब देखो रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मिलकर क्या बना रहे हैं 2H2O बनाएंगे, मतलब 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया, तो 5 का 2 टाइम्स कितना होना चाहिए 10। तो यहां पर आप लोग देखो कितने पार्टिकल, गिनो, आप जब यहां पर देखोगे तो आपको कितने पार्टिकल दिखेंगे एनसीईआरटी के अंदर भी, कितने पार्टिकल है 10 पार्टिकल, है ना। मैं टोटल बना तो नहीं पा रहा हूं, पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 10 पार्टिकल। इसका मतलब क्या बोला एवोगैड्रो ने, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखते हो, मेंटेन रखते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आने देते हो, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होती है, कोई सी भी गैस हो, भले हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या वाटर वेपर, उन सभी में क्या प्रेजेंट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा एवोगैड्रोस की स्टोरी सुनते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा काम करा था उन्होंने उस टाइम पर। एवोगैड्रोस की स्टोरी ये थी, एवोगैड्रोस ने ये लॉ बनाया, इससे रिलेटेड रिसर्च पेपर लिखा और उसको प्रिंट भी करवा दिया, है ना, फ्रेंच के किसी जर्नल में प्रिंट करवा दिया। अब हुआ यूं कि एवोगैड्रोस ने जो ये समझा था, ये लॉ समझाया था, वो क्या मान के समझाया था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैस का मतलब क्या होगा, देखो अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन कैसी एटॉमिक गैस होती है, मैंने शुरू में इसलिए बताया था आपको याद करो। ऑक्सीजन कैसे डायएटॉमिक गैस होती है, पॉलीएटॉमिक मतलब मोर देन 2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो बनी है वो किससे बनी है, 2 से ज्यादा हाइड्रोजन एटम के कंबाइन होने से, मतलब 3 या 4 हाइड्रोजन के एटम के कंबाइन होने से बनी है। ऑक्सीजन गैस जो बनी है वो 2 से ज्यादा हाइड्रोजन एटम कंबाइन होने से बनी, मतलब 3 या 4
ऑक्सीजन एटम कंबाइन होने से बनी है। तो उस समय जब इन्होंने अपना रिसर्च पेपर दिया समझने के लिए, तो जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करी उनको समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि डायटोमिक है तो हम इजीली समझ पा रहे, पॉलीएटॉमिक हो जाएगी तो मतलब वेरिएबल्स और बहुत सारी चीजें फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। बाद में रिसर्च के थ्रू क्या पता चला कि एक्चुअली में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक गैस है। और अगर एवोगैड्रोस इन्हें डायटोमिक गैस के रेफरेंस से समझाते तो काफी इजीली सबको ये चीज समझ में आ जाता, जैसे अभी हमने यहाँ पर इस एग्जांपल से समझा। अब एवोगैड्रोस का वर्क सही भी था, जर्नल में छपा भी, पर उसके बाद भी उसको सपोर्ट नहीं मिला। क्यों सपोर्ट नहीं मिला? क्योंकि उस समय लोगों का क्या मानना था कि सेम एलिमेंट के एटम, ये किसका मानना था मैं नाम भी बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पढ़ा था? तो हाँ, तो डाल्टन जी का यह मानना था उस समय कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, मतलब हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम कभी भी आपस में कंबाइन नहीं होंगे। जब कभी भी आपस में कंबाइन नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा। मतलब एवोगैड्रोस ने जो भी लिखा है, जो भी पेपर में छापा है, वो चीज सही नहीं है। अब उनका रिसर्च पेपर सड़ता रहा कुछ समय तक, है ना, डेथ वगैरह भी हुई उनकी। उसके बाद कुछ 50 to 60 इयर्स के बाद, कितनी इयर्स बाद, 50 to 60 इयर्स बाद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर किसी एक साइंटिस्ट ने एक वर्क प्रेजेंट करा जिसमें उसने एवोगैड्रोस की वर्क की इंपॉर्टेंस को बताया। और वहां से हमको पता चला कि एवोगैड्रोस ने उस समय जो चीज बोली थी वो बिल्कुल सही है। और इस लॉ को किसमें इंक्लूड कर लिया गया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस स्टोरी को मेन चीज बताने का क्या रीजन था कि यहां से अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया डाल्टन्स का क्या कहना था शुरू में कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जब डाल्टन को ये पता चला कि अरे इसकी कहीं भी चीज सही है, तो उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी बनाई। और वो थ्योरी क्या थी, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। याद भी होगा सबको। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बेसिकली ग्रीक टाइम, है ना, अलेक्जेंडर का ग्रेट मतलब जब था, ग्रीक का टाइम पता है ना, ग्रीक साम्राज्य का जब टाइम था, उस टाइम से एटम के बारे में लोगों ने स्टडी करना चाहा था। उस टाइम पे वो एटम को ग्रीक में बोलते थे अल्फा टोमियो, अल्फा टोमियो या टोमियो, ऐसा कुछ बोलते थे। इस वर्ड का मतलब क्या होता है ग्रीक में? देखो, आज हम इस वर्ड को किस नाम से जानते हैं? एटम से। इस वर्ड का मतलब होता है ग्रीक में इनडिस्ट्रक्टिबल, या और अच्छे से मैं आपको बताऊं तो इनडिविजिबल। ऐसी चीज जिसको क्या नहीं करा जा सकता है, डिवाइड नहीं करा जा सकता है। तो जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, हाँ देखो, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी, नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक थ्योरी मतलब एटम्स के बारे में बात कर रही है उन्होंने यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला? यूनिवर्स में जितना भी मैटर प्रेजेंट है, मतलब ये पेन हो गया, चौक हो गया, अपना घर की वॉल्स हो गई, इस पे अपना रॉकेट्स हो गए, एरोप्लेन हो गए, ट्रेन हो गई, क्रिकेट बैट हो गया, बुक हो गई, पेंसिल हो गई, एवरीथिंग, वो सब किससे बनी हुई है? एटम्स। इनफैक्ट हमारी अर्थ भी किससे बनी हुई? मैटर है ना, है ना, मास भी है, वॉल्यूम भी। किससे बनी हुई है? एटम्स। और ये एटम्स कैसे हैं नेचर में? अभी बताया था नहीं, नेचर में स्फेरिकल। वेरी गुड। हाँ, ऑल दी मैटर, या ऑल दी मैटर की जगह से लिखो
मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट fundamental indivisible particle known as atom। जितना भी मैटर है यूनिवर्स में, जो जो चीजें मैटर है मतलब वो सब किससे मिलकर बनी है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इंडिविजिबल पार्टिकल। उस समय उन्होंने क्या बोला? सबसे बेसिक, फंडामेंटल बेसिक, सबसे छोटा और बेसिक इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया सबको? चलो सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि सेम एलिमेंट जो है, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, मतलब दिखने में भी एक जैसे होंगे, शेप भी एक जैसा होगा, मास भी एक जैसा होगा और साइज भी एक जैसा होगा। तो लिख लो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर। अब आइडेंटिकल इन नेचर से मतलब क्या है कि शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, मास सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा। ठीक, इसको बेसिक एग्जांपल ऐसा समझो कि जैसे चौक आपने देखा होगा, क्लास के अंदर चौक जो यूज होता है, अपनी स्कूल में जो चौक है आपने उसका एटम निकाला तो उसका एटम कैसा दिख रहा है आपको? स्फेरिकल दिख रहा है और कुछ मान लेते हैं 1 नैनोमीटर का उसका रेडियस है ना। अभी के लिए अब हमने एक चौक निकाला, कहां से? इंग्लैंड के किसी क्लासरूम से, और उसके एटम को देखा तो उसका एटम भी कैसा निकलेगा? स्फेरिकल निकलेगा और उसका भी डायमीटर कितना होगा? 1 नैनोमीटर, है ना। बात करते हैं स्कूल के अंदर हमने बेंचेस देखी है, बेंचेस किससे बनी हुई है? वुड और आयरन है उसके अंदर। तो हमने स्कूल की बेंचेस में से आयरन के एटम को देखा तो आयरन का एटम मान लो कुछ ऐसा निकला, और उसका जो है ना वॉल्यूम का लिए स्फेरिकल निकला, और उसका जो डायमीटर निकला मान लेते हैं 0.8 नैनोमीटर। अब हमने आयरन को कहां देखा? हमारे घर में देखा, किसी आयरन आर्टिकल में, पापा की कार देखी या बाइक देखी, उसमें हमने आयरन का एटम अगर हम देखेंगे तो क्या उसका साइज, उसका शेप अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला गया? जितने भी सेम एलिमेंट है, अगर एलिमेंट सेम है, आयरन इंडिया में भी आयरन है ना, यूएस चले जाओ वहां पे भी आयरन है, किसी भी अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, सब दूर क्या है? वो आयरन है। तो उसके एटम का शेप, साइज, मास, वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सब दूर सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के अंदर जो आयरन मिल रहा है उसका एटम बड़ा है, यूएस में जो आयरन मिल रहा है उसका एटम छोटा है। सबका एटम, एटॉमिक साइज क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन नेचर, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे होंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉन आइडेंटिकल इन नेचर। अब नॉन आइडेंटिकल से क्या बात हो रही है? किस किस चीज की बात हो रही है? शेप की बात हो रही है, साइज की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। सिंपल सा हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के एटम, नाइट्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम। एक चीज बताओ, तीनों में सबसे बड़ा एटम किसका होगा? ऑक्सीजन का एटम सबसे बड़ा होगा। ठीक, अगर तीनों की मास की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1,
नाइट्रोजन का होता है 14 और इसका होता है 16। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसी का एटम बड़ा होगा, किसी का एटम छोटा होगा, है ना। किसी का मास ज्यादा होगा, किसी का मास कम होगा। अब ये मत बोलना कि सर जो छोटा होगा क्या उसका मास ज्यादा होगा, कैसे पॉसिबल। जो बड़ा होगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो उसका मास भी ज्यादा होगा। क्लियर है सबको। फोर्थ पॉइंट क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स combines with each other in a simple ratio to form atom of same elements or different elements. Atom of same elements or different elements combines with each other in a simple ratio to form compounds. अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना लॉजिक क्लियर रखना। अगर सेम एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हो रहे हैं तो कंपाउंड्स की जगह हम उसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स। बात एक ही है। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, कंपाउंड्स। क्लियर है सबको, ऑडियो क्लियर है। चलो लिख लो इसको। कुछ डाउट है अभी तक किसी को इसके अंदर? फिफ्थ पॉइंट दिया उन्होंने, एटम कैन इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction rearrangements of atoms takes place। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स अपनी जगह को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी क्लास में अपने पोजीशन रीअरेंज करते हो, है ना। हो सकता है कि मंडे वाले दिन कोई फर्स्ट बेंच पे बैठा हो और कोई थर्ड बेंच पे बैठा हो। अब ट्यूसडे वाले दिन क्या करा, थर्ड बेंच पे जो बैठा था वो लास्ट में जाके बैठ गया और फर्स्ट बेंच वाला फिफ्थ बेंच पे बैठ गया। तो आपने क्या कर दिया, अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, अपनी पोजीशन चेंज करना। तो इन अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। Atoms can neither be constructed can nor be destroyed। अच्छा, क्या डाल्टन्स पूरी तरह से सही थे, है ना। डाल्टन्स की थ्योरी के कुछ फेलियर थे। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लॉ बता रहा है वो क्या बता रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बता रहा है। ये वाले लॉ की बात कर, ये वाले स्टेटमेंट की बात करें या सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या बताता है हमको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। क्लियर है सबको। तो बेसिकली डाल्टन्स ने क्या करा था, अपनी एटॉमिक थ्योरी में किसको इंक्लूड करा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को इंक्लूड करा। रफ कर दें इसको, लिख लो। बोर्ड विजिबल है सबको। अब देखो, जब इतनी बातें एटम के बारे में होना चालू हुई,
अब देखो जैसे ट्रेंड चलता है ना किसी भी चीज का, जैसे आजकल ट्रेंड चलता है, आप लोगों को सोशल मीडिया, आपके टाइम पे सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है ना, आप लोग ज्यादा टाइम उसकी रिसर्च में या उससे रिलेटेड चीजों में क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। जैसे उस समय ट्रेंड किसके बारे में पता लगाने का चला, एटम के बारे में जानने का ट्रेंड चला, है ना। तो एटम के बारे में जानने का ट्रेंड चला तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसके लिए वर्क करने लग गए कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें होगी, कैसे कैसे एटम का क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का एटम किस एलिमेंट का एटम का मास सबसे ज्यादा होगा, किस एलिमेंट का एटम का मास सबसे कम होगा। तो वहां से एटम के मास को जानने की क्या आई, क्यूरियोसिटी आई, और वहां से नया टॉपिक क्या निकल कर आया अपने लिए, एटॉमिक मास। क्या निकल कर आया, अब बेसिकली एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपल सा, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम का मास कितना होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। हर एलिमेंट के एक एटम का मास अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है, 16 है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है, अभी याद करा था, 14 है। कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 12 है ना। तो हर एलिमेंट के एटम का मास अलग अलग होगा। अब देखो उस समय साइंटिस्ट के पास कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे आज के समय में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी हेल्प से किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का मास निकाल सकते हो। अब अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम का साइज बहुत छोटा होता है ना। अभी अपन नैनोमीटर्स में बात कर रहे थे, तो क्या अपन उसको वेइंग मशीन पे रख के या किसी नॉर्मली तराजू पे रख के उसका मास पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या लगाई, एक तरकीब लगाई, और तरकीब क्या थी कि हम एटम का मास पता करेंगे किसी चीज के मास के रेफरेंस में, किसी चीज के मास के रिलेशन में। जैसे पुराने टाइम पर होता था, अगर आपको वीट खरीदना है तो क्या करते थे, अगर आपको वीट 1 kg वीट चाहिए तो उनके पास क्या नहीं होते थे, वेट्स नहीं होते थे 1 kg के, तो वो क्या रख देते थे, उसकी जगह पर स्टोन्स रख देते थे। आज भी गांव के अंदर होता, अगर आप जाओ तराजू के अंदर एक तरफ क्या रख देते हैं, वो लोग स्टोन्स रख देते हैं, और उस स्टोन को क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मास मान लेते हैं, और उसके हिसाब से सामान देते हैं। अगर इसका 2 गुना ले लिया, इसके मास का 2 टाइम्स है, मतलब 2 kg हो गया एक तरीके से, इसके मास के इक्वल है मतलब 1 kg हो गया। क्लियर है। तो साइंटिस्टों ने भी क्या करा कि हम किसी चीज के रिलेशन में मास पता करें। अब मास पता करना एटॉमिक मास, तो वो भी किसी एटम के रिलेशन में होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या तरकीब लगाई कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता करेंगे हाइड्रोजन के रिलेशन में। और उसके पीछे का रीजन क्या था, कोई बता सकता है मुझको? तो इसके पीछे का रीजन आप एनसीईआरटी से स्टडी करें और पढ़ के आए, है ना। बहुत छोटा सा रीजन है, उसके बाद हम आगे का स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।